विकसित देशों में राजनीति ऐसे मुद्दों पर होती है जिससे देश और देशवासियों का भला हो, जैसे बेरोजगारी, औद्योगिक विकास, टैक्स नीति, स्वास्थ्य सेवाएं। स्वास्थ्य सेवाएं एक बहुत बड़ा हिस्सा होती हैं वहां राजनीति की, कि मैं बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं दूंगा अगर मैं सत्ता में आता हूं। नहीं, मैं उससे भी अच्छी स्वास्थ्य सेवाएं दूंगा। इलीगल इमिग्रेंट्स, अवैध प्रवासी, ये बड़ा मुद्दा होता है। लेकिन हमारे देश में राजनीति इन मुद्दों पर नहीं होती। हमारे यहाँ के नेता जनता से पूछते हैं कि आप कौन सी जाति से हैं, कौन सी भाषा बोलते हैं, फिर आपका धर्म क्या है। हमारे नेताओं की सारी राजनीति जाति, धर्म और भाषा के आधार पर जनता को बांटने तक ही सीमित रह गई। महाराष्ट्र में चल रहा भाषा विवाद इसका एक बड़ा उदाहरण है। यहां पर पिछले कुछ हफ्तों से मराठी बनाम हिंदी भाषी के बीच जंग छिड़ी हुई है। मराठी भाषा के छद्म जो ठेकेदार हैं वो हिंदी भाषी लोगों के साथ मारपीट कर रहे हैं, गाली गलौज कर रहे हैं, उन पर मराठी बोलने का दबाव बना रहे हैं। मराठी भाषा के ये नकली योद्धा अपने नेताओं के इशारों पर गरीब हिंदी भाषियों पर अत्याचार कर रहे हैं। आज सबसे पहले हम आपको मराठी भाषा के नाम पर हो रहे अत्याचार की कुछ कहानियां दिखाते हैं। उसके बाद हम आपको महाराष्ट्र में चल रहे इस पूरे ड्रामे की वजह बताएंगे। कुछ वीडियोस दिखाए अभी तक हमने आपको। ये कुछ ऐसे वीडियोस थे जो पिछले कुछ हफ्तों से सोशल मीडिया पर वायरल हैं। इन सभी में मराठी भाषा बोलने वाले लोग हिंदी बोलने वालों से बदतमीजी और मारपीट कर रहे हैं, भाषा के नाम पर डरा रहे हैं, धमका रहे हैं। इसी तरह की एक घटना 29 जून की शाम मीरा रोड पर हुई थी, जिसमें राज ठाकरे की पार्टी महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के कुछ कार्यकर्ताओं ने एक गुजराती दुकानदार को खूब मारा था। इस दुकानदार की गलती यह थी कि मराठी में नहीं बोल रहा था। आप सोचिए कि एमएनएस कार्यकर्ताओं ने उस दुकानदार को मराठी ना बोलने की वजह से पीटा था। क्या ये एमएनएस कार्यकर्ताओं की गुंडागर्दी नहीं है? इस घटना के खिलाफ कुछ दिन पहले गुजराती और मारवाड़ी दुकानदारों ने जबरदस्त प्रदर्शन किया। ये लोग मराठी भाषा को जबरदस्ती थोपने के नाम पर हो रही गुंडागर्दी के खिलाफ थे। मीरा रोड पर ही यह प्रदर्शन हुआ था, जिसमें महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के खिलाफ नारेबाजी की गई थी। अपने कार्यकर्ताओं की गुंडागर्दी के खिलाफ हुए इस प्रदर्शन से एमएनएस के कार्यकर्ता और भड़क गए और आज उन्होंने मीरा रोड पर जबरदस्त हंगामा किया। इस हंगामे का मकसद हिंदी भाषियों पर मराठी बोलने का दबाव बनाना ही था। एमएनएस ने इस प्रदर्शन को लेकर कोई अनुमति नहीं ली थी। इस वजह से महाराष्ट्र पुलिस ने प्रदर्शन करने वाले कार्यकर्ताओं को हिरासत में भी लिया। मराठी और हिंदी के बीच चल रहे घमासान में यूपी, बिहार और महाराष्ट्र के नेताओं में जुबानी जंग भी चल रही है। बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने मराठी विवाद के समर्थक नेताओं को यूपी, बिहार में पटक कर पीटने की चेतावनी दे दी। तो वहीं इसके जवाब में उद्धव ठाकरे ने इस तरह के बयान देने वालों को लकड़बग्घा कहा। नेताओं की इसी तरह की बयानबाजी ने कार्यकर्ताओं को और भड़का दिया। इसी वजह से आज सुबह करीब 5 से 6 घंटे तक मीरा रोड पर खूब हंगामा। पुलिस और महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना यानी राज ठाकरे की पार्टी, उनमें झड़पें भी हुई। इस दौरान एमएनएस के कार्यकर्ता हिंदी भाषी पत्रकारों पर भी मराठी थोपने की कोशिश करते नजर आए। ये रिपोर्ट देखिए। इसी चौराहे पे कुछ दिन पहले एक घटना हुई थी, जिस घटना के कारण अपराध दर्ज है और कानूनी कार्रवाई की जा रही है। उसके बावजूद यहीं से मोर्चा निकालना ये सही नहीं था। उसके लिए उन्होंने यदि कोई दूसरी जगह से और सही रूट से कोई उनका आंदोलन होता था तो उसके बारे में हम लोग सोच विचार कर सकते थे। जी देखिए, यहाँ पर इस वक्त इनको प्रोटेस्ट करने की अनुमति दे दी गई है। यहाँ पर ये लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं काफी देर से। आप देख लीजिए, अलग पूरा इलाका इस वक्त है दे दिया गया है जहाँ पर ये प्रोटेस्ट कर रहे हैं। हाँ, कि जब अपने घर में हो, महाराष्ट्र में हो, यदि बहुत बड़े बॉस हो तो चलो बिहार, चलो उत्तर प्रदेश, चलो तमिलनाडु, तुमको पटक के मारेंगे। ये एनार्की जो है नहीं चलेगी। हम मराठी का सम्मान करते हैं, मराठी एक आदरणीय भाषा है, लेकिन आज जो वोट बैंक की पॉलिटिक्स, बीएमसी का चुनाव होने वाला है और ये उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे जो कर रहा है, इससे घटिया कोई काम नहीं हो सकता है और हम इसका प्रतिकार करते हैं।
आप हमारी ही सरकार में आज आप मेरे ख्याल से वो 4 टाइम MP है, वो सीनियर लीडर है, और ऐसे सीनियर लीडर की तरफ से ऐसा वक्तव्य आना ये बिल्कुल शोभा नहीं देता। उनके जो भी पार्टी लीडर्स है, हमारे वरिष्ठ लीडर, उनसे जरूर बात करेंगे, लेकिन आज मराठी का अपमान जो भी करेगा उनको जरूर जवाब ये दिया जाएगा। मारा ही गया है ना, एक हिंदू को मारा गया है ना, एक हिंदू को मारा गया है, तो मुझे बोलना है कि इतनी हिम्मत जाके नल बाजार और मोहम्मद अली रोड में दिखाओ ना। वो जो दाढ़ी वाले और गोल टोपी वाले क्या मराठी में बात करते क्या? शुद्ध मराठी में बात करते क्या? उधर जाने की, उनको कान के नीचे बजाने की हिम्मत नहीं है। तरह से गुंडागर्दी करना, पर प्रांतियों को मारना कि तुमको मराठी ही बोलना पड़ेगा। मैं समझता हूँ कि क्या ये कोई कानून बन चुका है? ठीक है, अगर मराठी बोलना जरूरी है तो मराठी सिखाइए उनको। वो मराठी अगर यहाँ से पढ़े लिखे नहीं, बाहर से और टेम्परेरी यहाँ काम करने आए हैं। अगर कोई इस प्रकार से भाषा का विवाद करेगा तो उसके ऊपर कानूनन कार्रवाई होगी। हमको हमारी मराठी का अभिमान है, लेकिन भारत की किसी भी भाषा के साथ इस प्रकार से अन्याय नहीं किया जा सकता, ये भी हमको ध्यान में रखना पड़ेगा। और मुझे तो कभी कभी आश्चर्य होता है कि ये लोग अंग्रेजी को गले लगाते हैं और हिंदी के ऊपर विवाद करते हैं। इस तरह की गुंडागर्दी करना, तोड़ फोड़ करना, तो ये महाराष्ट्र के अंदर कब तक चलेगा इस तरह? तो पुलिस प्रशासन है, कायदा कानून किसी को अपने हाथ में लेने का अधिकार नहीं है। हम वायलेंस का हमेशा से खंडन करते थे, खंडन करते रहेंगे। अगर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री की जवाबदारी बनती है कि इस तरह की घटना ना हो। क्यों तीसरी भाषा हिंदी हो, इसी पे विवाद था। अगर सख्ती ना हो तो कोई विवाद ही नहीं, क्योंकि आज भी अगर आप देखें तो मैं भी हिंदी बोल रहा हूँ, आप भी बोल रहे हैं, लेकिन महाराष्ट्र में बहुत सारी भाषाएं बोली जाती है। हमारे राज्य में हम अपनी मातृभाषा का अपमान नहीं सहन करेंगे। देखिए, महाराष्ट्र में मराठी बनाम हिंदी भाषा की यह लड़ाई नई नहीं है। ये समय समय पर राजनीतिक जरूरत के हिसाब से सड़क पर उतरती रहती है। मराठी बनाम हिंदी की हालिया जंग ठाकरे ब्रदर्स की गठजोड़ की देन समझा जा रहा है। जरा समझाते हैं आपको मामला क्या है। महाराष्ट्र की पॉलिटिक्स हमेशा से ही मराठी मानुष वर्सेस बाहरी के बीच घूमती रही है। मराठी मानुष की अस्मिता के नाम पर गुंडागर्दी। शिवसेना के संस्थापक बाला साहब ठाकरे की शुरुआती राजनीति भी क्षेत्रवाद से प्रेरित थी। उन्होंने मराठी वर्सेस गैर मराठी के मुद्दे से ही अपनी राजनीति शुरू की थी। बाला साहब ठाकरे का मुख्य एजेंडा हिंदुत्व था, लेकिन वो महाराष्ट्र पर पहला हक मराठी मानुष का ही मानते थे। इसके लिए उन्होंने दक्षिण भारतीय और गुजरातियों को नौकरियां दिए जाने के खिलाफ कई आंदोलन किए। हालांकि धीरे धीरे बाल ठाकरे की राजनीति क्षेत्रवाद से हटकर हिंदुत्व पर केंद्रित हो गई, जिसके कारण पूरे देश में उनकी लोकप्रियता भी उसी हिसाब से बढ़ी। लेकिन 2005 में बाला साहब ठाकरे के भतीजे राज ठाकरे ने क्षेत्रवाद के एजेंडे पर ही टिके रहने में अपनी भलाई समझी और अगले साल एक नई पार्टी महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना बना ली। जब सारी पार्टी शिवसेना सौंप दी बाला साहब ने अपने बेटे उद्धव ठाकरे को। इस पार्टी का एजेंडा क्लियर था, MNS का, राज ठाकरे की पार्टी का। दूसरे प्रदेशों से आने वाले लोगों का विरोध करो तो यहां के लोग वोट करेंगे। राज ठाकरे की पार्टी MNS शुरू से ही यूपी बिहार से आने वाले मजदूरों के खिलाफ रही। वो दूसरे प्रदेशों से आने वाले लोगों को मराठियों के लिए खतरा बताती रही। इसको लेकर वो अक्सर विवादों में भी रही। राज ठाकरे ने कई मौके पर यूपी बिहार से आने वाले लोगों पर विवादित टिप्पणियां की। उनकी पार्टी के कार्यकर्ता यूपी बिहार के लोगों को जगह जगह मारते पीटते नजर आए। हालिया भाषा विवाद भी राज ठाकरे और शिवसेना UBT की मराठी वर्सेस बाहरी वाली राजनीति का ही वर्जन है, नया वर्जन। क्षेत्रवाद से हटकर इस बार राज और उद्धव भाषाई स्तर पर भेदभाव करने वाली राजनीति लेकर आए। अब वो बिहार यूपी वाले लोग नहीं कह रहे, अब वो हिंदी भाषी बनाम मराठी भाषी वाला वर्जन लेके आए। इसके लिए राज ठाकरे अपनी पुरानी मारपीट वाली पॉलिटिक्स अपना रहे हैं और उद्धव ठाकरे बयानबाजियों का मोर्चा संभाले हुए। विनाकारण उठसूट काय मारामारी करायची गरज नाही, मारायची गरज नाही, पण जर जास्ती नाटकं केली तर कानाखाली आवाज काढलाच पाहिजे तुम्ही। पण चूक त्यांची असली पाहिजे
आणि एका गोष्टीचं लक्षात ठेवा, अशी कधी गोष्ट कराल त्याचे व्हिडिओ काढू नका. जर महाराष्ट्रामध्ये मराठी माणूस न्याय मागण्यासाठी आंदोलन करत असेल आणि त्याला जर का तुम्ही गुंड म्हणत असाल तर आम्ही गुंड आहोत. आम्ही गुंड. न्याय मागणं म्हणजे गुंडगिरी नाहीये. आणि जर का गुंडगिरी केल्याशिवाय तुमच्या दरबारी न्याय मिळत नसेल तर आम्ही गुंडगिरी करूच. हिंदी, हिंदू, हिंदुस्तान, हिंदू आणि हिंदुस्तान मान्य आहे, पण हिंदीची सक्ती आम्हाला मान्य नाही. तुम्ही किती कमिट्या करा, हिंदीची सक्ती तुमचे 7 पिढ्या उतरल्या तरी आम्ही लावू देत नाही. हाल ही में राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे अपने सारे गिले शिकवे भुलाकर एक साथ आए हैं. कुछ लोगों को लगा होगा कि भाइयों के बीच स्नेह बढ़ गया है, इसीलिए दोनों साथ आ गए. लेकिन सच यह है कि दोनों ही नेता अपनी राजनीतिक जमीन बचाने के लिए एक साथ आए हैं. सच यह है कि महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में शिवसेना यूबीटी और एमएनएस का ग्राफ साल दर साल नीचे गिरता चला गया. अगर हम पिछले 3 विधानसभा चुनाव के परिणाम देखें तो साल 2014 में उद्धव ठाकरे की शिवसेना ने 63 सीटें जीती. फिर 19 में शिवसेना की सीटें कम होकर 56 रह गई. इसके बाद साल 2022 में शिवसेना के 2 टुकड़े हो गए और 24 में जो चुनाव हुआ उसमें उद्धव ठाकरे की शिवसेना यूबीटी केवल 20 सीटें ला पाई. ये विधानसभा चुनाव के हम नतीजे आपको दिखा रहे हैं. राज ठाकरे की महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना का तो और भी बुरा हाल. फायर ब्रांड नेता, मराठी मानुष की अस्मिता के लिए सब कुछ करूंगा, लेकिन कुछ काम नहीं आया. साल 2005 में शिवसेना से अलग होकर एमएनएस बनाने वाले राज ठाकरे के खाते में अभी तक कोई बड़ी चुनावी उपलब्धि आई ही नहीं है. 14 के विधानसभा चुनाव में एमएनएस केवल 1 सीट जीत पाई, जबकि इस चुनाव में पार्टी 209 सीटों पर लड़ी थी. फिर 2019 के चुनाव में भी एमएनएस 1 सीट जीत पाई. इस बार 101 सीटों पर लड़ी थी. और इसके बाद 2024 यानी पिछले विधानसभा चुनाव में राज ठाकरे की पार्टी एक भी सीट नहीं जीत पाई. यानी राज और उद्धव दोनों नेताओं की पार्टियों का हाल खराब था. और यह स्थिति कुछ लोकसभा चुनाव में भी रही. महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना 2009 और 14 में लोकसभा चुनाव लड़ी थी, लेकिन दोनों चुनाव में उसे एक भी सीट नहीं मिली. शिवसेना ने 2014 और 19 में 18 सीटें जीती थी. फिर 2022 में पार्टी के 2 टुकड़े हो गए थे और 24 में शिवसेना यूबीटी ने चुनाव लड़ा और 9 सीटें जीती. यानी एक तरह से लोकसभा चुनाव में भी महाराष्ट्र की जनता ने शिवसेना यूबीटी, महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना को वो जनाधार ही नहीं दिया जिसकी अपेक्षा इन पार्टियों ने की थी. और यही वजह है कि दोनों पार्टियों के नेता अब एक साथ मिलकर एक नई चुनावी जंग लड़ने की तैयारी कर रहे हैं. और यह चुनावी जंग इसी साल है. अब समझे, इस साल मुंबई में बीएमसी यानी बृहन मुंबई म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के चुनाव होने हैं. बीएमसी को भारत का सबसे अमीर म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन माना जाता है. और आपको जानकर हैरानी होगी कि 2025-26 के लिए बीएमसी का बजट 74,427 करोड़ रुपए का है. आप समझ सकते हैं कि महाराष्ट्र की पार्टियां इस पर अपनी सत्ता क्यों चाहती हैं. पहले लोकसभा, फिर उसके बाद विधानसभा में शिवसेना यूबीटी और एमएनएस का जो हाल हुआ, उसे देखते हुए बीएमसी चुनाव उद्धव और राज ठाकरे की तीसरी परीक्षा मानी जाएगी. और दोनों के लिए इस परीक्षा में पास होना जरूरी है राजनीतिक रूप से जिंदा रहने के लिए. बीएमसी को शिवसेना का गढ़ माना जाता रहा है. साल 1985 से ही शिवसेना का इस पर कब्जा रहा. हालांकि बीच में 92 और 96 तक इस पर कांग्रेस काबिज रही, लेकिन इसके बाद साल 2022 तक इस पर शिवसेना ही रही. 1985 में जब पहली बार शिवसेना ने बीएमसी में जीत दर्ज की थी तो उस वक्त बाला साहब ठाकरे मराठी वर्सेस बाहरी के मुद्दे पर मुखर थे और इसे जीत की एक प्रमुख वजह मानी जा रही थी. इसीलिए माना जाता है कि जो लोकल चुनाव है, अल्ट्रा लोकल बीएमसी चुनाव, इसमें यह मुद्दा काम आ जाएगा, इसीलिए इसे हवा दी जा रही है. इसीलिए महाराष्ट्र की राजनीति को करीब से समझने वाले लोग भाषा के मुद्दे पर छिड़े संग्राम को बीएमसी चुनाव से जोड़कर ही देख रहे हैं. मराठी भाषा के नाम पर हिंदी भाषियों को पीटने वाले इन लोगों को आज बाला साहब ठाकरे का एक पुराना बयान सुनाना चाहते हैं. उनका यह बयान मराठी मानुष के नाम पर भाषाई भेदभाव फैलाने वालों के लिए जरूरी है. बाला साहब ने कहा था कि वो महाराष्ट्र में मराठी हो सकते हैं, लेकिन भारत में वो एक हिंदू हैं और हमें भाषाई पहचान से ऊपर उठना चाहिए. जिस मराठी भाषा के नाम पर राज ठाकरे की पार्टी के कार्यकर्ता लोगों को पीट रहे हैं, उनको हम बताना चाहते हैं कि मराठी भाषा में हमें मिलजुल कर रहने की सीख मिलती है. मराठी भाषा प्राचीन महाराष्ट्री प्राकृत शैली से आई है.
इसके शब्द हिंदी भाषा और देवनागरी लिपि से ही निकले हैं। मराठी में फारसी, अरबी, द्रविड़ और अंग्रेजी भाषा के शब्द भी हैं। मराठी भाषा की वर्णमाला में 5% शब्द द्रविड़ भाषा शैली से आए हैं। 17वीं शताब्दी के मराठा साम्राज्य में मराठी भाषा को काफी सम्मान मिला। छत्रपति शिवाजी महाराज ने मराठी को अपने साम्राज्य की आधिकारिक भाषा बनाया था। छत्रपति शिवाजी महाराज का मूल विचार स्वराज था, लेकिन उनके स्वराज में महाराष्ट्र ही नहीं बल्कि पूरा भारत शामिल था। हिंदवी साम्राज्य की वो बात करते थे। इसी वजह से छत्रपति शिवाजी की सेना में मराठी, हिंदी, कन्नड़, तेलुगु, तमिल भाषा बोलने वाले सैनिक सभी शामिल थे। उन्होंने सभी भाषाओं को सम्मान दिया और कल्पना नहीं की होगी कि एक दिन उनके नाम पर राजनीति करने वाले लोग लोगों की गर्दन पर छुरा रखेंगे, लोगों को मारेंगे, पीटेंगे कि तुम मराठी ही बोलो। किसी पर भी छत्रपति शिवाजी महाराज ने किसी पर भी मराठी बोलने का दबाव नहीं डाला, क्योंकि छत्रपति शिवाजी की नजर विदेशी मुगल ही उनकी नजर में बाहरी थे, ना कि अपने भारतीय नागरिक जिनके साथ हमारी भाषाई विविधता है। भारत देखिए विविधताओं को का एक देश है। भारत के विषय में एक मशहूर कहावत है, कोस कोस पर बदले पानी, 4 कोस पर वाणी। यानी भारत में कुछ दूरी पर पानी बदल जाता है, थोड़ी और दूरी पर भाषा। हमारे देश में 22 आधिकारिक भाषाएं हैं और इसके अलावा सैकड़ों बोलियां हैं जो क्षेत्र के मुताबिक बदलती रहती हैं। बावजूद इसके हम हजारों सालों से एक साथ रह रहे हैं, लेकिन राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं को पूरा करने के लिए कुछ लोग भाषा के स्तर पर भेदभाव, मारपीट, गुंडागर्दी। हमारी नजर में हिंदी भाषा बोलने वालों पर हाथ उठाने वाले लोग कायरों का एक गुट है। यह बात ध्यान से सुननी चाहिए उन तमाम लोगों को जो सड़कों पर उतरकर लोगों को मार पीट रहे हैं। हमारी नजर में हिंदी भाषा बोलने वालों पर हाथ उठाने वाले लोग कायरों का एक गुट है। भाषाई दादागिरी एक ऐसी कायर सोच है जो इस डर में जीती है कि दूसरी भाषा बोलने वाले लोग उनसे आगे ना निकल जाए। देश का संविधान हमें जो आजादी देता है, उसके तहत आप और हम देश के किसी भी कोने में हो, कोई भी भाषा बोल सकते हैं। इसीलिए भाषा के नाम पर हिंसा करने वालों का यह झुंड कायरों की फौज है, जिनके लिए भाषाई नफरत फैलाना राजनीतिक हथियार है और उनके पास चुनाव में जीत का कोई और रास्ता है भी नहीं। सवाल यह है कि आखिर भाषा के आधार पर भेदभाव कब बंद होगा? हिंदी भाषियों के साथ अभद्रता करने वालों को याद रखना चाहिए कि जब वो हिंदी भाषी राज्यों में आते हैं तो यहां कोई भी उन पर अच्छी हिंदी बोलने का दबाव नहीं डालता। वो जिस तरह से भी हिंदी बोल पाते हैं, टूटी फूटी सुनकर लोग उनकी मदद करते हैं। मुंबई में हिंदी भाषियों को मारने पीटने वालों को यह भी नहीं भूलना चाहिए कि ये जो पूरा बॉलीवुड है ना, वो हिंदी भाषी फिल्मों के दम पर टिका है, जिनके डायलॉग्स की ये कस्में खाते हैं और जिनके साथ फोटो खिंचवाने के लिए खुद अपने परिवार वालों के साथ, रिश्तेदारों के साथ लालायित रहते हैं। वो हिंदी फिल्मों से ही लोगों का मनोरंजन कर रहे हैं। न जाने कितने ही राज्यों और भाषाएं बोलने वाले लोगों को इस फिल्म इंडस्ट्री ने रोजगार दिया है। इन पर तो गुस्सा नहीं निकलता, गुस्सा निकलता है आम लोगों पर, जो अपने पेट पालने के लिए वहां पर अपना काम कर रहे हैं, रोजी रोटी दुकान चला रहे हैं, रेडी पटरी वाले हैं, रिक्शा चलाने वाले हैं। उन पर गुस्सा निकलता है इनका। न जाने कितने ही हिंदी भाषी अपने टैक्स से महाराष्ट्र के विकास को नई ऊंचाई पर ले जा रहे हैं। ये लोग मुंबई को, महाराष्ट्र को सींच रहे हैं अपने खून पसीने से। इसीलिए महाराष्ट्र में गैर मराठियों के योगदान को भूलना नहीं चाहिए। और विवाद की ये भाषा का विवाद है और कुछ लोग हिंदुओं की सदियों से चली आ रही कावड़ यात्रा को भी विवादित बनाना चाहते हैं। हर साल जब भी सावन में कावड़ यात्रा आती है, विवाद शुरू, कुछ ना कुछ विवाद होता ही है। लेकिन क्या ये कोई साजिश है कि कावड़ यात्रा को विवादों के घेरे में लाया जाता है? इस बार भी कावड़ यात्रा शुरू होने से पहले ही विवादों में आ गई। 11 जुलाई से कावड़ यात्रा शुरू हो रही है और उससे पहले ही विवाद हो गया। पिछले साल यूपी उत्तराखंड में कावड़ रूट पर सरकार ने यह तय किया था कि दुकानदारों को अपनी भाई दुकान के बाहर अपना नाम लिखना होगा, जिसका बड़ा विरोध हुआ। पिछले साल पूरी यात्रा इसी विवाद में चलती रही कि ये तो मजहब के नाम पर भेदभाव है। इस फैसले का मकसद यह था कि किसी भी कावड़ श्रद्धालु की धार्मिक भावनाओं को नुकसान ना पहुंचे।
इस बार खास तौर पर यूपी में कांवड़ यात्रा के मार्ग पर यह फैसला हुआ कि यहां मौजूद ढाबों और होटल्स के खाने की जांच की जाएगी। अब इस पर हंगामा हो रहा है, इसके बारे में आपको विस्तार से बताएंगे, लेकिन सबसे पहले यह देखिए कि कांवड़ यात्रा को लेकर चल क्या रहा है। यूपी में कांवड़ यात्रियों के रास्ते पर आने वाली मांस की दुकानें बंद रहेंगी। दिल्ली सरकार ने भी तय किया है कि कांवड़ यात्रा का जो पूरा रूट है उस रूट पर मांस की दुकानें बंद। इधर यूपी में तो कांवड़ यात्रा रूट पर मौजूद ढाबों और होटल्स के खाने की जांच भी की जा रही है। यूपी में खाद्य विभाग दुकानों पर QR कोड लगाकर सीधे उपभोक्ता से फीडबैक मांगा जा रहा है। उधर हरिद्वार में भी फैसला हुआ है कि कांवड़ मार्ग पर आने वाले सभी शराब के ठेके पर्दे से ढके जाएंगे। कांवड़ रूट पर मांस और मदिरा की दुकानें बंद रहे या ढकी हुई हो, इसमें किसी को आपत्ति भी नहीं होनी चाहिए। क्यों? यह आस्था और धर्म से जुड़ा हुआ मामला है, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि एक तरफ तो कांवड़िए अपनी कांवड़ लेकर चल रहे हो और दूसरी तरफ सड़क पर ही मांस मदिरा बिक रही हो। इसीलिए यात्रा के दौरान मांस की दुकानों को बंद रखने का फैसला किया गया। लेकिन दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि कांवड़ियों के खाने में मिलावट करना असल प्रॉब्लम तो यहां है, क्योंकि लगातार शिकायतें मिलती रही हैं कि इन मार्गों पर मौजूद ढाबों में कांवड़ियों के खाने के साथ मिलावट हो रही है। हम आपको दिखाएंगे। मुजफ्फरनगर हरिद्वार रूट पर पुरकाजी के पास कांवड़ियों के खाने में प्याज निकल आया। आरोप है कि इस ढाबे पर कांवड़िए खाना खाने आए थे। उन्होंने पहले ही कह दिया था कि खाने में लहसुन प्याज नहीं होना चाहिए, लेकिन तड़के में प्याज का इस्तेमाल किया गया था, जिसके बाद कांवड़ियों ने जमकर यहां पर तोड़फोड़ की। इसी से निपटने के लिए इस बार यूपी सरकार ने तय किया है कि यहां बाकायदा सरकार के खाद्य विभाग की टीमें छापेमारी करेंगी। सरकारी टीमें इन दुकानों से खाने के सामान के सैंपल ले रही हैं। दुकानदारों से कहा जा रहा है कि वो FSSAI द्वारा बनाई गई जो फूड सेफ्टी कनेक्ट ऐप है उसको डिस्प्ले करें, अपनी लाइसेंस डिटेल उसमें रखें, नाम पता लिखें। उपभोक्ता के फीडबैक के लिए QR कोड भी जारी किया गया है ताकि लोग उस पर रिव्यू दे सकें। तुरंत इन दुकानों के खाने के सामानों की जांच भी हो रही है और अगर कोई चीज खराब मिल रही है तो एक्सपायरी डेट की मिल रही है तो उसके खिलाफ भी कार्रवाई की जा रही है। लखनऊ में आज खाद्य विभाग की टीमों ने ऐसी ही कार्रवाई की, जिसमें कई जगह छापेमारी की कार्रवाई की गई। तो FSDA फूड सेफ्टी कनेक्ट ऐप के जरिए खाने की शुद्धता पर काम कर रहा है। इस ऐप से फ़ायदा ये है कि जो कांवड़ यात्रा निकलने जा रही है उस रूट पर अगर कहीं खाने में कुछ गड़बड़ी पाई जाती है तो इस QR कोड के जरिए खराब रिव्यू के तौर पर शिकायत भी दर्ज कराई जा सकती है। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो एप्पल ऐप स्टोर और गूगल प्ले स्टोर, यानी कि आपका एंड्रॉइड फ़ोन है तो लेफ्ट वाला और आईफोन है तो राइट वाला, आपको कुछ नहीं करना है, आपको केवल अपना गूगल लेंस खोलना है। और गूगल लेंस से मेरा एंड्रॉइड फ़ोन है तो मैंने इसको यहाँ पर स्कैन किया। अब मैं स्कैन जब करता हूँ तो यहाँ पर ये प्ले स्टोर्स पे एक लिंक ओपन होता है। अब इस लिंक पर जब मैं क्लिक करता हूँ तो फूड सेफ्टी कनेक्ट की एक ऐप यहाँ पर आ रही है। इसका फ़ायदा क्या है? इसका फ़ायदा ये है कि एक ख़राब रिव्यू के फॉर्म में आपने FSDA को बता दिया भैया ये होटल है, ये ढाबा है, यहाँ पर सामान अच्छा नहीं मिल रहा है, तो आप यहाँ को लेकर एक एक्शन लीजिए, आप कार्रवाई करिए। फूड इंस्पेक्टर्स वहाँ पहुँचेंगे और फिर इस ऐप के ज़रिए उनको सारा एड्रेस मिल चुका होगा और वो वहाँ पर एक्शन लेंगे। जो भी हमारे जितने भी वहाँ लगे हुए हैं, स्टॉल लगे हैं या जो भी प्रतिष्ठान हैं जो ये जो है इस सर्विसेज में लगे हुए हैं, खाने पीने के उसमें इंगेज हैं, उनका सबका रजिस्ट्रेशन है और सभी रजिस्टर्ड वो अपना इसको डिस्प्ले करेंगे। आप देखिए इसमें प्रारूप है, इसमें प्रारूप है कि उसमें सारा प्रारूप है, तो प्रारूप से तो आइडेंटिटी हो ही जाती है। अब उन दुकानों की ओर आपको लेकर चलता हूं जहां पर इस वक्त FSDA की टीम का इंस्पेक्शन चल रहा है, क्योंकि इन्होंने अपनी आइडेंटिटी छुपाई हुई है। यहां पर आप देखेंगे तो जितने यहां पर फ्रूट आइटम्स हैं उनको निकालकर FSDA की टीम यहां पर वो चेकिंग कर रही है। पूरा इंस्पेक्शन आपको दिखाने वाले हैं ग्राउंड जीरो से कि किस तरीके से आदेश जो आए हैं उसका पालन यहाँ पर ये FSDA की टीम करा रही है और बाकायदा जांच हो रही है उस प्रोडक्ट्स की। पूरा ये सब आइटम जो है ये फिकवाया जा रहा है क्योंकि इसकी गुणवत्ता सही नहीं है, ये आइटम पुराना है। ये एड्रेस यानी कि सबसे ज़रूरी पार्ट इस खबर का, ये यहाँ दिखाइए, जो नाम है उनका वो नाम लिखा जा रहा है। इनका नाम इमरान है, इमरान नाम लिखा जा रहा है, पता चिन्हट लिखा जा रहा है, मोबाइल नंबर लिखा जाएगा। जो आइडेंटिटी की बात थी
वो आइडेंटिटी अब जो है वो चस्पा हो गई है, यानी कि अगर किसी को कंप्लेन करनी है वो यहाँ कर सकता है। तो यहाँ पर जो मसाले हैं जो आप देख रहे हैं, एफएसडीए की टीम इस समय जो है मसाले की जांच करेगी, जिन मसालों का प्रयोग हो रहा है, यानी कि कांवड़िए जिस रास्ते से निकलेंगे उन्हें किस प्रकार का भोजन मिलेगा, किन मसालों के पड़ा भोजन मिलेगा। अब हम आ गए हैं फूड सेफ्टी ऑन व्हील्स, यानी कि एफएसडीए की जो टीम है उसकी उस वैन पर, जहां पर उन मसालों की जांच चल रही है। कांवड़ियों के लिए आइडेंटिटी की बात, जिसमें कि चिपकाई गई चीजें, और उसके अलावा जो इंस्पेक्शन हो रहा है उससे एक बात साफ है कि खाने की गुणवत्ता बनी रहे। कोशिश सरकार की फिलहाल यही है। उम्मीद है कि जो ढाबे वाले भाई हैं वो भी इस बात को समझेंगे और अच्छी गुणवत्ता का खाना उन्हें और सभी को खिलाएंगे। कैमरामैन गौरव गुप्ता के साथ समर्थ श्रीवास्तव, लखनऊ आज तक। योगी ने तय किया हुआ है कि कांवड़ यात्रा के रूट पर स्वच्छता पूरी तरह से बरकरार रखी जाए। कांवड़ियों की यात्रा किसी भी तरह से भंग ना हो, दूषित ना हो। जैसे कि खबरें मिल रही हैं कि कांवड़ियों के खाने में मिलावट हो रही है, उनकी कांवड़ में जो थूकने की भी खबरें आई हैं। लेकिन ये लोग कौन हैं जो ऐसा कर रहे हैं? क्या जानबूझकर कांवड़ यात्रा के रंग में भंग डालने की कोशिश है? इस बार ऐसी किसी कोशिश को योगी आदित्यनाथ पहले ही नाकाम कर देना चाहते हैं, इसीलिए तो उन्होंने कांवड़ यात्रा शुरू होने से पहले ही रूट का हवाई सर्वेक्षण किया। संदेश साफ है योगी का कि कांवड़ियों को किसी भी तरह की कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए, कांवड़ियों की यात्रा किसी भी तरह से अशुद्ध नहीं होनी चाहिए। लेकिन विपक्ष को इसमें भी हिंदू मुसलमान दिख रहा है। हम सभी का सम्मान करते हैं और सबके धार्मिक कार्यक्रम विधिवत सकुशल संपन्न हो, ये सरकार की जिम्मेदारी है। और किसी भी स्थिति में किसी का कोई मान सम्मान को नुकसान न पहुंचे और सबको हम साथ लेकर के चलेंगे। हर स्थिति में जो अभी कांवड़ यात्रा चल रही है, सनातन धर्म मानने वालों को कोई दिक्कत न हो, कांवड़ यात्रा के दौरान कहीं समस्या न आए, और उसी स्थिति से बढ़ने के लिए सरकार पूरी तरह से सतर्क होकर काम कर रही है। कांवड़ यात्रा निश्चित तौर से जैसे शांतिपूर्वक तरीके से चली आ रही है, सैकड़ों साल हजारों साल, कुछ कराइए। अनावश्यक उसको तूल देने की जरूरत, कि नेम प्लेट लगाइए, आप किसी के कपड़े उतारिए, ये सब चीज़ें केवल और केवल अपनी नाकामी को छिपाने के लिए, अपनी जो कमियां हैं उसको छिपाने के लिए हिंदू और मुसलमान और हिंदू ये काम न करिए। बिहार में आज की सुबह पटना पुलिस के एक बड़े दावे के साथ हुई है। अब अगली खबर का हम रुख कर रहे हैं। 4 जुलाई को कारोबारी गोपाल खेमका हत्याकांड ने बिहार की सियासत को हिला दिया था। नीतीश कुमार के खिलाफ विपक्ष ने जंगल राज का जोरदार हमला बोला था। लेकिन आज सुबह पटना के डामरिया घाट इलाके में खेमका हत्याकांड में शामिल होने के आरोपी विकास उर्फ राजा को ढेर कर दिया गया। पुलिस के मुताबिक विकास उर्फ राजा ने खेमका हत्याकांड को अंजाम देने वाले शूटर उमेश यादव को हथियार मुहैया कराए। उमेश यादव को पुलिस पहले ही गिरफ्तार कर चुकी है। आज विकास उर्फ राजा के एनकाउंटर के बाद पुलिस ने कारोबारी अशोक साव को भी गिरफ्तार किया। पुलिस की थ्योरी के मुताबिक पटना के बेऊर जेल में बंद अजय वर्मा से पूछताछ के बाद उमेश यादव, अशोक साव और विकास उर्फ राजा तक पुलिस पहुंची। हालांकि इस एनकाउंटर के बाद विकास उर्फ राजा के परिवार वालों का कहना है कि वो वहां था ही नहीं जहां से एनकाउंटर करने का दावा हुआ है। लेकिन पुलिस ने 4 दिन से नीतीश सरकार की नाक में दम बने इस गोपाल खेमका हत्याकांड को सुलझा लेने का दावा किया। ये ए बी, ये देखिए, ये तमाम निशानदेही जो एसआईटी की टीम ने एनकाउंटर के बाद यहाँ किए हैं, ये ए यहाँ पर एग्जिबिट लगाया गया है और ये बी, और इसी तरह से सी डी ई तमाम जो कह सकते हैं कि एक मार्कर होता है वो यहाँ पर इस वक्त नजर आ रहा है। और यहीं पर इस पूरे इलाके को घेरा हुआ है पुलिस ने, यहीं पर वो घटना हुई, यहीं पर एनकाउंटर हुआ। विकास उर्फ राजा यहीं पर मार गिराया गया। जो विभिन्न जो शूटर हैं पूरे इलाके में, जिनका बड़ा आपराधिक इतिहास रहा है, जो हथियार के व्यापारी रहे हैं, उनके ऊपर में जो निगाह रख रही थी। इस बीच में कई लोगों को गिरफ्तार किया गया जिनके यहाँ से हथियार इत्यादि बरामद हुए। उसी क्रम में जो पुलिस के द्वारा जो विकास उर्फ राजा है, जिसका इस कांड में नाम आया था कि जिससे उमेश ने
हथियार प्राप्त करने का प्रयास किया था और उसके साथ उसके संपर्क भी थे। कर दिया, कुछ किया था बेटा। आरोप ये लगा था कि उन्होंने हथियार सप्लाई किया। देखिएगा, चेन्नई में काम करता था, चेन्नई में काम करता था। गोपाल खेमका हत्याकांड में पुलिस ने पटना के एक बड़े कारोबारी अशोक साव को गिरफ्तार किया है। उदयगिरी अपार्टमेंट्स आप देख सकते हैं, ये दरअसल वही अपार्टमेंट है जहां पर कल रात पटना पुलिस और एसटीएफ की टीम ने छापेमारी की थी और इसी अपार्टमेंट के फ्लैट नंबर 601 जो कि अशोक साव का ही फ्लैट है, अपने परिवार के साथ वो रहता था, उसे गिरफ्तार किया। खेमका हत्याकांड के एक आरोपी का एनकाउंटर बिहार चुनाव के पहले नीतीश कुमार के नए अवतार का एक परिचय दे रहा है, क्योंकि पुलिस द्वारा अपराधियों का एनकाउंटर होना नई बात नहीं है। बिहार में भी अपराधियों के एनकाउंटर पहले भी खूब हुए हैं, लेकिन खेमका हत्याकांड के आरोपी का एनकाउंटर अपने साथ राजनीति का एक पंडोरा बॉक्स खोलकर जा रहा है। ऐसा क्यों? विपक्ष नीतीश कुमार के खिलाफ जंगल राज का आरोप इस उलाहना के साथ लगा रहा है कि वो अचेत रहते हैं। नीतीश कुमार ने अफसरों के पैर छूने तो कभी अधिकारी के सिर पर गमला रखने जैसी घटनाएं भी की। दूसरा, एनकाउंटर के बाद नीतीश सरकार की तुलना योगी स्टाइल से होने लगी है। जिस तरह अपराध को बर्दाश्त नहीं करने का योगी सरकार का एक फॉर्मूला है। सवाल उठा है कि क्या नीतीश कुमार ने भी उस रूल बुक को पढ़ लिया है कि इस बार एंटी इनकम्बेंसी कहीं बहुत भारी ना पड़ जाए। पिछली बार भी विधानसभा चुनाव में उनकी सीटें बहुत घट गई थी। खेमका हत्याकांड में हुए एनकाउंटर के बाद एनडीए के कैंप से ठोक दो के सुर भी सुनाई पड़े और जंगल राज के विपक्ष के आरोपों पर पलटवार की कोशिश भी की। देखिए, पुलिस को नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में पूरी छूट है। अपराधी से कोई समझौता नहीं, चाहे उमेश यादव हो या कोई अन्य हो। जो अपराधी होगा उसके खिलाफ बिहार की पुलिस कार्रवाई करे, और यदि अपराधी किसी तरह का अप्रिय घटना करते हैं तो उनको ठोकने का भी आदेश है। अपराधी तो बहुत स्पष्ट है ना, दिखाई देता है। अपराध करने वाले कौन है? जरा तेजस्वी जी अपने पिता का और माता के राज को भी जरा याद देखे ना, जहां संगठित गिरोह होता, अपराध होता था। अपराध राजनीतिक संरक्षित अपराध, ये कुछ लोग साजिश करके नीतीश कुमार को बदनाम करने के लिए कर रहे हैं, जिसका पर्दाफाश भी अब होने वाला है। खेमका हत्याकांड पर जंगल राज के आरोपों का जवाब पटना पुलिस के जरिए नीतीश सरकार ने दिया, लेकिन कल बिहार में एनडीए को घेरने के लिए महागठबंधन ने एक बहुत बड़ी तैयारी कर रखी है। बिहार में चुनाव के पहले वोटर लिस्ट में स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी एसआईआर के खिलाफ आरजेडी और कांग्रेस का बिहार चक्का जाम है। इस चक्का जाम में तेजस्वी यादव के साथ साथ राहुल गांधी भी मौजूद रहेंगे। आप ये समझ लीजिए कि बिहार चुनाव के पहले यह विपक्ष का सबसे बड़ा शक्ति प्रदर्शन होने वाला है। स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन को विपक्ष करोड़ों वोटर्स के नाम काटने की साजिश बता रहा है, क्योंकि आरोपों के मुताबिक चुनाव के ऐन पहले वोटरों को नए सिरे से अपने वोटर होने का डॉक्यूमेंट जमा करने के लिए कहा जा रहा है। विपक्ष के मुताबिक जिन 11 डॉक्यूमेंट्स की मांग की गई है वो करोड़ों वोटर तय समय सीमा में नहीं दे सकेंगे, ये विपक्ष का कहना है। चुनाव आयोग पर ठीकरा फोड़ रहे विपक्षी दलों के कई नेता एक एक कर सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुके हैं, जहां गुरुवार को सुनवाई होने वाली है। लेकिन उसके पहले कल का संपूर्ण बिहार बंद महागठबंधन का सबसे बड़ा एजेंडा बिहार में बन गया है। वैसे एसआईआर के खिलाफ अगर विपक्ष लामबंद है तो तैयारी चुनाव आयोग की भी पूरी है। मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने एक्स पर पोस्ट में कहा, शुद्ध मतदाता सूची लोकतंत्र को सशक्त बनाने के लिए अनिवार्य है। जब 25 जून से शुरू हुई एसआईआर की प्रक्रिया के पहले 14 दिनों में 46.95% वोटर्स के डॉक्यूमेंट जमा हो चुके हैं। पिछले 24 घंटे में 83 लाख से ज्यादा यानी करीब 10% फॉर्म एक दिन में जमा हुए। एसआईआर की प्रक्रिया पूरी करने के लिए अभी 17 दिन बाकी हैं और लगभग 50% काम पूरा हो चुका है। यानी चुनाव आयोग ये संकेत दे रहा है कि वोटरों को कम समय दिए जाने की बातों में दम नहीं है। चुनाव आयोग ये भी संकेत दे रहा है कि जो लोग ये कह रहे हैं कि करोड़ों वास्तविक वोटर्स का अधिकार छिन जाएगा, वो आशंका भी निराधार ही है।
एसआईआर प्रक्रिया पर चुनाव आयोग मिशन मोड में किस तरह काम कर रहा है, आपको यह भी बताती हूं। इसके लिए अतिरिक्त 20,603 बीएलओ प्रक्रिया में जुटे हैं। 77,895 बीएलओ पहले से घर घर जाकर उनके फॉर्म कलेक्ट कर रहे हैं। चुनाव आयोग के निर्देशों के मुताबिक हर बीएलओ को हर घर में 3 बार जाना है, 3 बार विजिट करना है। चुनाव आयोग के मुताबिक हर एक घर तक पहली विजिट पूरी हो चुकी है, दूसरी विजिट की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। इस काम में अन्य सरकारी कर्मचारी, एनसीसी और एनएसएस के 4 लाख वॉलंटियर्स जुटे हुए हैं। और यह हम आपको दिखा रहे हैं मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार का वो पोस्ट, जिसमें उन्होंने कहा है कि इलेक्टोरल रोल को शुद्ध करना जरूरी है। अब से पहले 2002-2003 में जम्मू कश्मीर और नॉर्थ ईस्ट को छोड़कर एसआईआर की प्रक्रिया पूरे देश में एक साथ हुई, लेकिन अब की बार अभी सिर्फ बिहार में यह प्रक्रिया हो रही है। 2003 में बिहार में कुल वोटर लगभग 5,96,96 लाख थे। 24 जून 2025 तक यानी एसआईआर प्रक्रिया शुरू होने से पहले तक बिहार में कुल वोटर 7.89 यानी 7,89,00,000 लाख टके का सवाल है कि एसआईआर के बाद बिहार में कितने वोटर रहेंगे। लेकिन सवाल यह है कि अगर बिहार की एसआईआर प्रक्रिया को विपक्ष वोटरों के अधिकार को छीनने की साजिश बता रहा है तो एनडीए का जवाब क्या होगा? सुनिए मेरे साथ इंटरव्यू में बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने इस पर क्या जवाब दिया। तो राहुल गांधी तो सीधा हमला कर रहे हैं, मल्लिकार्जुन खड़गे ने सीधा क्राइम कैपिटल कह दिया है पटना को। अब ऐसे में आपका क्या जवाब? और कल जो बड़ा बंद का आह्वान किया है तेजस्वी यादव ने, उसमें राहुल गांधी के भी पहुंचने की खबर है कि जा सकते हैं। राहुल गांधी को बिहार की जनता सीरियस नहीं लेती है, यह स्पष्ट समझिए। उन लोगों को, दोनों को, राहुल गांधी जी या तेजस्वी यादव जी को लगता है कि मैं राजा का बेटा हूं, सिर्फ मेरा ही सत्ता है। यह लोकतंत्र नहीं है। 99 सीट लाकर भी उनको लगता था कि हम सत्ता में बैठ गए। तेजस्वी यादव को लगता है कि हम विरोधी कैसे हो सकते हैं, हमारा सत्ता है। मेरे पिताजी, मेरे माताजी बिहार के मुख्यमंत्री रहे हैं, इसलिए इन लोगों को ऐसी बात लगती है। ऐसा कुछ नहीं है। बिहार की जनता लालू जी को भी हराने का काम किया, राबड़ी देवी जी को भी हराने का काम किया और तेजस्वी यादव को भी 3 बार नीतीश जी के नेतृत्व में हराने का काम किया। ये लगातार, ये लोग हारने वाले लोग हैं, तो इनका काम ही है सत्ता के विरोध में बोलते रहना। और अब अगली खबर का रुख करते हैं। वैसे तो पाकिस्तान और इजराइल आपस में दुश्मन हैं, दोनों के बीच कोई कूटनीतिक संबंध भी नहीं है। पाकिस्तान के तो पासपोर्ट पर लिखा हुआ है कि ये इजराइल के अलावा पूरी दुनिया में वैलिड है। सोचिए जिस लेवल की ये दुश्मनी है, लेकिन इसके बाद भी एक मुद्दा ऐसा है जिस पर दोनों एक हैं, जिस पर दोनों की सोच एक है, और यह मुद्दा है डोनाल्ड ट्रंप को नोबेल शांति पुरस्कार के लिए नॉमिनेट करने का। तो पाकिस्तान के फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने ट्रंप को नोबेल के लिए नॉमिनेट किया था। आपको याद होगा कि पिछले महीने ये जिहादी जनरल मुनीर अमेरिका गया था और वहां से फिर खबर आई कि मुनीर ने ट्रंप को नोबेल के लिए नॉमिनेट किया है। अब नेतन्याहू ने भी ट्रंप का नाम नोबेल शांति पुरस्कार के लिए आगे कर दिया है। इस मुद्दे पर पाकिस्तान और इजराइल एक ही पेज पर हैं कि ट्रंप को नोबेल का शांति पुरस्कार मिलना चाहिए। दिख रहा होगा ये ईरान को, और दिख रहा होगा ये फिलिस्तीन में भी, और उन तमाम मुल्कों में, अरब देशों में, मुस्लिम प्रधान देशों में, सब देख रहे होंगे कि एक ही बोली बोल रहा है फील्ड मार्शल मुनीर और इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू। अब मुद्दत से ये चाहते हैं डोनाल्ड ट्रंप की उनका नाम अमेरिका के उन राष्ट्रपतियों की लिस्ट में आ जाए जिन्हें अब तक नोबेल पीस प्राइज मिला है। इजराइल और ईरान के युद्ध के बाद पहली बार ट्रंप और नेतन्याहू की मुलाकात हुई है। बेंजामिन नेतन्याहू अमेरिका पहुंचे हुए हैं। बताया जा रहा है कि इस मुलाकात में ट्रंप की पूरी कोशिश है कि अब नेतन्याहू हमास के साथ चल रहे अपने युद्ध को खत्म करें और गाजा पर हमले ना करें। पिछले 21 महीनों में इस युद्ध में अब तक 60,000 लोग मारे जा चुके हैं। व्हाइट हाउस में कल नेतन्याहू का डिनर था और इसी डिनर टेबल पर नेतन्याहू ने ट्रंप को वो चिट्ठी दी जिसमें इजराइल की तरफ से ट्रंप को शांति का नोबेल पुरस्कार देने की मांग की गई है। डोनाल्ड ट्रंप को देखकर अब तो दुनिया को भी ये समझ में आ गया है कि वो तारीफ के बड़े भूखे हैं। उन्हें हर उस काम का क्रेडिट चाहिए जिन्होंने नहीं भी किया है। भारत पाकिस्तान के छोटे से युद्ध में भी यही हुआ था।
ट्रंप ने फर्जी क्रेडिट ले लिया, वॉर मैंने रुकवा दी। पाकिस्तान तो चाहता ही था कि वॉर रुक जाए, पूरी तरह से घिर चुका था, हमारी सेना ने पीट दिया था, क्योंकि इसी में उसकी भलाई थी। उसे अपना नैरेटिव चलाने में मदद मिलती कि वॉर इंडिया ने नहीं रोकी बल्कि अमेरिका ने रुकवाई, जबकि हकीकत यह है कि पाकिस्तान ने सीज फायर की मांग की थी। मुनीर जब अमेरिका गया तो डील ये हुई कि ट्रंप के लिए नोबेल पीस प्राइज का नॉमिनेशन करो, और अगले ही दिन पाकिस्तान ने यह काम कर भी दिया। अब इजराइल की तरफ से ट्रंप का नाम नोबेल के लिए आगे कर दिया गया है। हालांकि इजराइल और अमेरिका का केस अलग है। दोनों सदियों पुराने दोस्त हैं। मिडिल ईस्ट में इजराइल का वजूद अमेरिका के ही दम पर है। अमेरिका इजराइल की हर तरह से मदद करता है, चाहे वो हथियारों की मदद हो, नई तकनीक हो, पैसे हो, कूटनीतिक मदद हो या कुछ और। इसीलिए इजराइल ने नोबेल के लिए ट्रंप का नाम आगे बढ़ा दिया है। अगर ये खबर जो आप देख रहे हैं आने वाले दिनों में, लामबंदी जो आप देख रहे हैं इजराइल और पाकिस्तान की एक साथ है ताकि ट्रंप को नोबेल मिल जाए, तो आप समझ जाएंगे कि पाकिस्तान आखिर क्या चाहता है और मुस्लिम देश उसे किस तरह से अब आंकेंगे। अगली खबर का रुख करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दुनिया भर के देशों को आतंकवाद को लेकर जागरूक कर रहे हैं। वो आतंकियों के बदलते ट्रेंड्स, उनके गढ़ पाकिस्तान का सच बता रहे हैं, और अब आतंकी गतिविधियों को लेकर भारत की चिंताओं को कई देश और संस्थाएं समझने लगे। आतंकियों की आर्थिक गतिविधियों पर नजर रखने वाली संस्था फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स यानी FATF ने भारत में हुए आतंकी हमलों को लेकर बड़े खुलासे किए हैं। FATF ने खुलासा किया है कि भारत में होने वाले आतंकी हमलों के लिए विस्फोटकों को ई-कॉमर्स वेबसाइट के जरिए खरीदा गया और आतंकियों को पेमेंट भी, पैसे भी ऑनलाइन मिले। FATF की रिपोर्ट के मुताबिक आतंकवादी संगठन अब ई-कॉमर्स वेबसाइट और ऑनलाइन पेमेंट सर्विसेज का इस्तेमाल करने लगे। 2019 पुलवामा अटैक और 2022 गोरखनाथ मंदिर अटैक में आतंकियों की आर्थिक गतिविधियां ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर हुई थी। रिपोर्ट के मुताबिक आतंकियों ने IED विस्फोटक बनाने में इस्तेमाल होने वाले तत्वों को ई-कॉमर्स वेबसाइट पर खरीदा था। गोरखनाथ मंदिर हमले में आतंकियों को पेपैल के जरिए पैसे दिए गए थे। ये एक ऑनलाइन पेमेंट सर्विस है। आतंकियों ने VPN सर्विसेज का इस्तेमाल करके अपनी लोकेशन छिपाई थी, और ये सब कुछ हम आपको एज इट इज FATF की रिपोर्ट से बता रहे हैं। FATF ने अपनी रिपोर्ट में बताया है कि पुलवामा हमले में IED बनाने के लिए एक खास तत्व एल्यूमिनियम पाउडर को एक ऐसी ई-कॉमर्स वेबसाइट से खरीदा था जो भारत में बहुत पॉपुलर है। शायद आपके मोबाइल पर भी हो, शायद आप भी उससे अपने रोजमर्रा की चीजें या हफ्ते की शॉपिंग करते हो। इस मामले में भारतीय जांच एजेंसियों ने 19 लोगों को गिरफ्तार किया। पुलवामा हमले में भारत के 40 जवान शहीद हुए थे। कहते हैं, क्या आपने कभी सोचा है कि जो दवाइयां लोगों की बीमारी ठीक करने के लिए इस्तेमाल होती हैं, उनमें से कई दवाइयां पर्यावरण को बीमार कर सकती हैं? आज हम आपको कुछ ऐसी दवाइयों के नाम बताएंगे जिनको लेकर सरकार ने साफ कहा है कि इन्हें कूड़े में भी ना फेंकें, क्योंकि अगर ये दवाइयां कूड़े में भी गई तो वहां भी और ज्यादा प्रदूषण ही फैलाएगी। स्वास्थ्य मंत्रालय से जुड़ी दवाइयों को नियंत्रित करने वाली संस्था सेंट्रल ड्रग्स स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन यानी CDSCO ने कहा कि ऐसी दवाइयों को पूरी तरह से नष्ट करना है जरूरी, या पर्यावरण में जाने से रोकने के लिए आप इनको टॉयलेट में फ्लश कर दें। इन 17 दवाइयों में क्या क्या शामिल है, ये लिस्ट की आप फोटो जरूर ले लीजिए। फेंटानिल, ट्रामाडोल, मॉर्फिन सल्फेट, बुप्रेनॉर्फिन, मिथाइल फेनिडेट, टोपेंटाजोल, ऑक्सीकोडोन और डायजेपाम जैसी ये पावरफुल पेन किलर है, दर्द की दवाई, एंटी एंजाइटी, मतलब अगर आपको बहुत ज्यादा तनाव होता है, एंटी एंजाइटी दवाइयां इसमें शामिल हैं। कई बार घरों में या अस्पतालों में ऐसी दवाइयों को इस्तेमाल में ना आने पर या एक्सपायर हो जाने पर डस्टबिन में फेंक दिया जाता है, जिसके बाद वो किसी माध्यम से पानी में मिल जाती है और उसे जहरीला बना देती है। इस नई गाइडलाइंस का उद्देश्य इन दवाइयों से लोगों को सुरक्षित रखने के साथ साथ पर्यावरण को भी प्रदूषित होने से बचाना है, क्योंकि इन दवाइयों की उपस्थिति यमुना नदी के पानी में पाई गई। एम्स के ऑक्यूलर फार्माकोलॉजी डिवीजन ने इसे लेकर एक स्टडी की थी, जिसमें पता चला कि जब दिल्ली NCR में दवाइयों को डस्टबिन में फेंक दिया जाता है तो वो यमुना नदी तक पहुंच जाती है। यमुना जी के पानी में एंटीबायोटिक्स और दूसरी दवाइयों की मौजूदगी पाई गई, जिससे मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट बैक्टीरिया पनप रहे थे, जो सार्वजनिक स्वास्थ्य के लिए बहुत हानिकारक है। स्टडी में यह भी पता चला कि यमुना नदी और गाजीपुर लैंडफिल के पास के इलाकों के जमीनी जल में
दवाइयों की मौजूदगी में इसका सीधा असर जो जीव वहां पर रहते हैं, जो जलीय जीव हैं, एक्वेटिक एनिमल्स, उनके साथ मानव जीवन पर भी पड़ रहा है और ये लोगों के लिए भी खतरा बन रहा है। इसीलिए सरकार अब इन दवाइयों से वैज्ञानिक तरीके से निपटने पर विचार कर रही है और इसके लिए नियम भी बना रही है।